व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नर्सिंग रिसर्च, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और आज हम नर्सिंग रिसर्च के यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि रिसर्च किसे कहते हैं, रिसर्च की डिफिनीशन हम पढ़ेंगे। इसके साथ रिसर्च जो है उसके कौन कौन से गाइडलाइन हैं कि जब हम एक रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो हमने कौन कौन से पॉइंट जो हैं उनको फॉलो करना होगा, कौन कौन से रूल जो है वो हमने फॉलो करने हैं। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि नर्सिंग में रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी होता है नर्सिंग में रिसर्च का। सही है। इसी के साथ इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे और उनको पॉइंट आउट करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। इस यूनिट को हमने आसानी के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ये है, पार्ट सेकंड का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट को। व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च किसे कहते हैं। तो देखो, रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक कहते हैं कि ये तरतीब वाइज डिफरेंट स्टेप पे मुश्तमिल एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन और न्यू नॉलेज को सर्च करते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनको फाइंड करते हैं। तो देखो, मैं आपको सिंपल बता दूं कि रिसर्च क्यों करते हैं हम। जब भी कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना हो, किसी भी क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हो, आंसर ढूंढने हो, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना हो, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने हो, कोई न्यू नॉलेज का ढूंढना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं रिसर्च। और रिसर्च हमारे पास एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो डिफरेंट स्टेप्स पे, जो डिफरेंट हमारे पास स्टेप पे मुश्तमिल हैं, उनको हम फॉलो करेंगे, डिफरेंट रूल्स को हम फॉलो करेंगे, डिफरेंट कैलकुलेशंस होगी हमारे पास, और तब जाके हम कोई रिसर्च परफॉर्म करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, कोई न्यू नॉलेज आएगी हमारे पास। What is research? Research is the systematic collection, analysis and interpretation of data. रिसर्च क्या होता है, ये हमारे पास डेटा के साथ हमारा दारोकार काम होता है। रिसर्च में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कहते हैं इंफॉर्मेशंस को। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। सिस्टमेटिक मैंने आपको बता दिया, स्टेप वाइज, एक सीक्वेंस वाइज हमारे पास क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो हम सिस्टमेटिक वे से डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को तरतीब देते हैं, उसको सेटिंग देते हैं, उसको अरेंजमेंट देते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के थ्रू, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल फार्मूलेस के थ्रू, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करके हम उसको तरतीब देते हैं। फिर उसके बाद उस डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है और उससे एक रिजल्ट अखज़ किया जाता है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम रिसर्च कहते हैं। इसके मेनली दो मकसद होते हैं, आंसर अ सर्टेन क्वेश्चंस, हमारे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर हमने फाइंड करने, तो वो रिसर्च के थ्रू। एग्जाम्पल दूं आपको, अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास जो पेशावर एक सिटी है पाकिस्तान में, इसमें जो कोई भी हॉस्पिटल, मैं आपको कहूं कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है हमारे पास, और मैंने क्या करना है, मैंने ये फाइंड करना है कि वहां पे जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड होती हैं, जो मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स होते हैं, आया उनको सही तरीके के साथ यूज किया जाता है या नहीं, उनसे मरीजों को फायदा पहुंचता है या नहीं। तो ये मेरे जहन में क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए मैं वहां जाके मैं रिसर्च करूंगा, वहां जाके मैं पेशेंट से डेटा कलेक्ट करूंगा, फिर उस डेटा को एनालाइज करूंगा, इंटरप्रेट करूंगा और एक रिजल्ट अखज़ करूंगा जो मेरे क्वेश्चन को का आंसर देंगे मुझे। सेकंड, हमारे पास रिसर्च होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डिजीज आ गई, एक प्रॉब्लम है, तो उसको अब हमने सॉल्व करना है, उसके लिए ट्रीटमेंट ढूंढनी है, उसके लिए काजेज ढूंढने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, और इससे फिर हमें पता चलता है, इससे हम उस प्रॉब्लम को
सॉल्व करते हैं। तो ये मेनली दो मकसद होते हैं कोई भी रिसर्च परफॉर्म करने के लिए। अब हमारे पास है रिसर्च मेथडोलॉजी। तो बिल्कुल वही बात की जो अभी हमने बताया कि रिसर्च मेनली दो मकसद के लिए होता है। एक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका सलूशन ढूंढने के लिए। दूसरा इसका मकसद क्या होता है, हमारे जितनी भी इंक्वायरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, हम रिसर्च करते हैं किसी भी फील्ड में। अब हमारे पास है व्हाट इज रिसर्च। द वर्ड रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम द मिडल फ्रेंच रिसर्चरी विच मीन टू गो अबाउट सीकिंग। ये हमारे पास एक मिडिल फ्रेंच फ्रांसीसी जबान का लफ्ज है, रिसर्चरी से निकला है, जिसका मतलब क्या है, टू गो अबाउट सीकिंग, कोई चीज ढूंढना, कोई चीज फाइंड करना, कोई चीज तलाश करना। तो द सिस्टमैटिक rigorous investigation of a situation or problem in order to generate new knowledge or validate existing knowledge is called research। तो रिसर्च क्या होता है, ये एक सिस्टमेटिक और रिगोरस इन्वेस्टिगेशन है। रिगोरस कहते हैं डीप इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट। एक चीज को जब आप एक्सटेंसिवली उसके हर एक चीज को डीपली जो स्टडी करते हो तो वो हमारे पास क्या है, उसको रिगोरस इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक रिगोरस इन्वेस्टिगेशन है किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम का, जिसमें हमारे पास न्यू नॉलेज भी जनरेट होती है और जो मौजूदा नॉलेज है हम उसको वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि वो हमारे पास करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होती है, इसके लिए हमारे पास रिसर्च परफॉर्म किया जाता है। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ये हमारे पास क्या न्यू नॉलेज जनरेट होती है और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो वैलिड होती है, वैलिडेशन उसकी होती है। इसके बाद द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च इज द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर अ डिसिप्लिन और प्रोफेशन सच एज नर्सिंग। देखो रिसर्च का गोल क्या होता है, हर एक प्रोफेशनल के लिए एक रिसर्च बॉडी होती है जो उस प्रोफेशन में जितने भी हमारे पास प्रोसेस होते हैं उनको गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप। देखो मैं आपको सिंपल मिसाल दूं, अगर आप लोग बेड सोर के बारे में जानते हैं या प्रेशर अल्सर के बारे में जानते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने पेशेंट की पोजीशनिंग करनी है, उसके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, उसके स्किन का ख्याल रखना है और हमने क्या करना है, एयर मैट्रेस वगैरह अप्लाई करने हैं ताकि पेशेंट की हमारे पास बेड सोर ना हो, वो पेशेंट जो बेड रिडन होता है। अब ये जो बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए जितने भी ये मैंने आपको स्टेप्स बताए, प्रोसेस बताए, प्रोसीजर बताए, तो ये कोई आसमान से नहीं उतरे बल्कि इसके लिए रिसर्च हुई और रिसर्च ने हमें ये बताया कि हम अगर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारे पास बेड सोर नहीं होंगे। तो हर एक फील्ड के लिए अपनी एक रिसर्च बॉडी होती है। जिस तरह हमारी नर्सिंग फील्ड है तो हमारी नर्सिंग फील्ड के लिए एक रिसर्च बॉडी है, एक डिसिप्लिन के लिए जो है रिसर्च लाजमी होता है, जो उस डिसिप्लिन में, उस प्रोफेशन में जितने भी प्रोसेस, जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो रिसर्च उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहे। और ये किस तरह गाइड करता है, तो ये इसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, कि हर एक प्रैक्टिस के बिहाइंड हमारे पास एविडेंस हो। और ये हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया है, तो वहां जाकर आप इसको फिर पढ़ लेंगे। तो हर एक डिसिप्लिन के लिए रिसर्च बॉडी होना जरूरी है, इस तरह हमारी नर्सिंग के लिए भी अपनी एक रिसर्च बॉडी लाजमी है। अब हमारे पास है नर्सिंग रिसर्च, अ साइंटिफिक प्रोसेस दैट वैलिडेट एंड रिफाइन existing knowledge and generate new knowledge that directly and indirectly influences clinical nursing practice। देखो रिसर्च की डिफिनीशन तो हमने पढ़ ली, नर्सिंग रिसर्च किसे कहते, तो नर्सिंग रिसर्च हमारे पास एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को वैलिडेट करता है, चेक करता है कि वो सही है या नहीं, उसमें अगर गलतियां हुए तो उसको रिफाइन करता है और क्या करता है, हमारे पास न्यू नॉलेज को जनरेट करता है। और जो हमारे पास नर्सिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, जो हमारे पास केयर नर्सिंग इंटरवेंशंस होते हैं, ये क्या करता है, ये उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। सही है। अब आप कहोगे किस तरह, देखो हम पहले भी केयर प्रोवाइड करते थे लेकिन आजकल
इन्फेक्शन कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसर्च हुए और ये रिसर्च में ये फाइंड किया गया कि अगर हमने पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है, उसका कोई इंटरवेंशन करना है, तो हमारे हैंड वॉश होने चाहिए, हमारे हमने ग्लव्स पहनना होगा। तो इससे हम खुद भी इन्फेक्शन से बचे रहेंगे और हमारे पेशेंट भी इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि नर्सिंग रिसर्च किसे कहते हैं कि हमारे पास सिस्टमेटिक प्रोसेसेस होते हैं जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को वैलिडेट करते हैं, रिफाइन करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास नए मालूमात आते हैं और जो हम नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। सही है, इसको कहते हैं नर्सिंग रिसर्च। ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए ये डिफिनीशन याद रख ले, या अगर आप लोगों का इंटरनल एग्जाम होता है तो उसमें ये डिफिनीशन आपने नर्सिंग रिसर्च की फिर लिखनी होगी। इसके बाद द अल्टीमेट गोल ऑफ नर्सिंग रिसर्च इज टू प्रोवाइड एन एम्पेरिकल बेसिस टू गाइड नर्सिंग प्रैक्टिस व्हाट इज रिफर्ड टू एज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। और नर्सिंग रिसर्च की डिफिनीशन तो हमने पढ़ ली। इसका मकसद ये होता है कि हमारे पास एक रिसर्च बॉडी हो, एक एक्सपेरिमेंटल, एक एम्पेरिकल रिसर्च बॉडी हो हमारे पास, और वो क्या करे, वो हमारे प्रैक्टिस को स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, जिसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, EBP। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इसे कहते हैं कि जिस तरह मैंने शुरू से आपको एग्जांपल दी कि बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट की पोजीशन चेंज करते हैं। अब इसके बिहाइंड भी एविडेंस होना चाहिए कि हम क्यों चेंज करते हैं, और अगर हम पेशेंट की पोजीशन चेंज करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा। तो ये एविडेंस जो हमारे पास आता है, ये आता है रिसर्च से। ये रिसर्च हमें बताता है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। क्यों? क्योंकि रिसर्च कोई ऐसी चीज नहीं होती कि डायरेक्टली हम परफॉर्म करते हैं। रिसर्च में हम जितने भी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं, या रिसर्च में हम जितने भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं, तो वो कोई डायरेक्टली नहीं आता, बल्कि वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से गुजरना होता है। स्टैटिस्टिकल रूल्स होते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और उसके बाद जाकर हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो वो जो रिसर्च का जो रिजल्ट होते हैं, तो वो हमारे प्रैक्टिस को क्या करता है, उसको गाइड करता है। तो इसलिए नर्सिंग में रिसर्च का होना जरूरी है। अब हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। एक रिसर्च की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कौन कौन से खसूसियात हमारे पास रिसर्च में होनी चाहिए। तो पहला हमारे पास है कि इट डिमांड्स अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। देखो, अगर हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए जब हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं, तो जो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्लियर कट होने चाहिए, ताकि हमें डायरेक्टली पता चले कि जो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम है या जो हमने प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, तो वो डिमांड हमारे पास क्लियर कट स्टेटमेंट होनी चाहिए। सेकंड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इट रिक्वायर्स अ प्लान। देखो, जो रिसर्च होता है, तो हमने स्टार्ट में कहा कि ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस इस तरह है कि इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। कोई भी बंदा डायरेक्टली जो है कोई भी रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकता, उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। तो रिसर्च एक प्लान मांगता है। इट नॉट एमलेसली लुकिंग फॉर समथिंग इन द होप दैट विल कम अक्रॉस अ सॉल्यूशन। तो रिसर्च के लिए हमने प्लानिंग करनी है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि एक बगैर मकसद के या इसी होप में हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करें कि हमारे पास खुद ब खुद सॉल्यूशन आ जाएगा। नहीं, अगर आपने रिसर्च सही परफॉर्म करना है, उसके लिए आपने सही से प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग क्या है कि मैंने क्या रिसर्च करना है, कौन से मेरे पास क्वेश्चंस है, मैंने डेटा क्या कलेक्ट करना है, डेटा किन से कलेक्ट करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, कौन सा रिसर्च डिजाइन होगा। तो ये तमाम चीजें जो आगे आने वाले वीडियोस में हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वो तमाम चीजों को आपने पहले प्लानिंग करनी होगी, उसके बाद ही आप रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा यूजिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फाइंडिंग। ये हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा के बेस पे बिल्ड करता है। जो आपके पास डेटा है या जो आपके पास डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल है, या कोई भी आपके पास जो है
स्टेटमेंट है उसके बेस पे जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उसके बेस पे जो आप डेटा कलेक्ट करते हो तो ये उसके बेस पे होता है। और इसमें हमारे पास दोनों फाइंडिंग आ सकते हैं, पॉजिटिव फाइंडिंग भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी। पॉजिटिव फाइंडिंग क्या है? पॉजिटिव ये है कि देखो मैंने ये जज करना है कि हमारे जो हॉस्पिटल है इसमें पेशेंट जो है उनको बेडसोर नहीं होते। अब मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला और ये फाइंडिंग आए कि हाँ बेडसोर नहीं होते, तो मेरे पॉजिटिव फाइंडिंग है। लेकिन नेगेटिव फाइंडिंग क्या है कि मैंने ये चेक करना था कि बेडसोर होते या नहीं होते, या तो मुझे मालूम ना हो नहीं हुआ, या मेरे पास मेरा क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ, तो फिर वो नेगेटिव फाइंडिंग कहते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च का। इसके बाद न्यू डेटा शुड बी कलेक्टेड एज रिक्वायर्ड and be organized in such a way that they answer the original research question। देखो हम क्या करते हैं, हम न्यू डेटा कलेक्ट करते हैं जो कि हमारे रिक्वायरमेंट होती है, और उस डेटा को फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, फिर यही डेटा जो हमने कलेक्ट किया होता है और उसको तरतीब दी होती है, ये फिर उन क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो क्या है हमारे पास, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी रिसर्च के, और ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब हमारे पास है गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, कि अगर एक रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से गाइडलाइन जो है उनको हमने फॉलो करना है। तो पहला हमारे पास है कि फोकस ऑन प्रायोरिटी प्रॉब्लम इन यूर डिसिप्लिन। देखो हम रिसर्च कब करते हैं, हम रिसर्च कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं। अब रिसर्च तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप अपनी कम्युनिटी को देखें तो कम्युनिटी में तो बहुत ज़्यादा इश्यू है जिस पे रिसर्च ज़रूरी है, लेकिन आपने प्रायोरिटाइज करना है, और जिस प्रॉब्लम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उस पर रिसर्च हो, उसके लिए उसको सॉल्व किया जाए, तो वो फिर आपने क्या करना होगा, वो आपने कोशिश करनी होगी कि वो प्रॉब्लम को आप क्या करें, सेलेक्ट करें। सेकेंड, एक्शन ओरिएंटेड एम्ड एट डेवलपिंग सोल्यूशन। देखो आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करते हो रिसर्च का, आप जिस भी मकसद के लिए रिसर्च करते हो, तो वो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कुछ आंसर का, क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, तो वो जो आपका रिसर्च रिजल्ट है वो फंक्शनल होना चाहिए। मतलब वो आपके पास अप्लाई हो सके, लोग उससे फायदा ले सके। इसके बाद थर्ड गाइडलाइन है कि एन इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इज रिक्वायर्ड। क्या होता है कि इसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रिक्वायर होता है। इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ये किसे कहते हैं? देखो अगर हमने या मैंने रिसर्च परफॉर्म करना है, तो मुझे स्टेट का भी हेल्प लेना होगा, बायो स्टेट का भी, मुझे सॉफ्टवेयर भी यूज़ करने होंगे, मुझे जो है क्वेश्चनियर बनाते वक्त मुझे डिफरेंट फील्ड के लोगों की हेल्प लेनी होगी, मैं डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ूंगा। तो क्या क्या है, सिंपल कि जो रिसर्च है ये हमारे पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, उनकी इंटीग्रेशन है। रिसर्च शुड बी पार्टिसिपेटरी in nature, involving all stakeholder concerned in all stages of project। रिसर्च मेरे पास पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। मतलब ये है कि वो लोग जो मेरे रिसर्च में शामिल हैं तो वो तमाम पार्टिसिपेशन करें। किस तरह? देखो मैं एक रिसर्चर हूं, मैं रिसर्च परफॉर्म करता हूं, तो मैं डेटा तो किसी से कलेक्ट करूंगा ना, तो मैं जिन लोगों से डेटा कलेक्ट करूंगा, सही है, तो उसके बाद वो डेटा, वो लोग जो हैं वो मेरे साथ मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वो मुझे डेटा नहीं देते तो मैं रिसर्च मैंने किस चीज़ पे परफॉर्म करना है। इसके बाद रिसर्च मस्ट बी टाइमली। मेरा जो रिसर्च है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए कि इस टाइम में ये रिसर्च मेरे पास होगा, सही है। 3 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीनों में, 1 साल में, कितने टाइम में ये रिसर्च कंप्लीट होगा, तो वो सबसे पहले हमने मेंशन करना है। क्यों? देखो मैं आपको मिसाल दूं, 2019 में जो कोविड आया था, कोरोना डिजीज आई थी। अब अगर एक बंदा कहता है कि जी मैंने इस पर रिसर्च करना है और मेरी रिसर्च का रिजल्ट 4-5 साल बाद आएगा, तो फिर क्या फायदा?
उसका रिजल्ट तो ऑन स्पॉट आपको चाहिए ना। तो रिसर्च जो होता है उसका टाइम हमने मेंशन करना होगा, हमने उसका टाइम मेंशन करना होगा, जिससे हमें पता होगा कि इस रिसर्च पे कितना टाइम इसको रिक्वायर होगा, इस रिसर्च पे कितनी टाइम तक स्टडी हुई है। तो ये हमारे पास गाइडलाइन है रिसर्च की। इसके बाद गाइडलाइन में है कि सिंपल शॉर्ट टर्म रिसर्च डिजाइन शुड बी एम्फेसाइज दैट आर लाइकली टू यील्ड प्रैक्टिकल रिजल्ट रिलेटिवली क्विकली। देखो, हमने एक शॉर्ट सिंपल सा एक डिजाइन सेलेक्ट करना है रिसर्च का। क्यों? इसलिए कि उसका रिजल्ट भी तेजी से जल्दी से आता है, मतलब हम इजीली कम टाइम में उस रिसर्च को परफॉर्म करते हैं और वो फिर हमारे पास प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। तो हमेशा आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप रिसर्च करें तो आपका रिसर्च इस तरह हो कि वो सिंपल भी हो, शॉर्ट टर्म रिसर्च डिजाइन आप उसमें यूज करें ताकि लोगों को उससे फायदा हो। The principle of cost effectiveness is important in the selection of research project। देखो, जब मैं रिसर्च प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूं कि मैंने ये रिसर्च करना है, मैंने इन लोगों पे रिसर्च करना है, मेरा रिसर्च डिजाइन ये होगा, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, उसके लिए मैं बजट भी रखूंगा, उसके लिए मैं के कास्ट भी लिखूंगा कि मेरा इस रिसर्च पे इतना खर्चा आएगा। और कास्ट इफेक्टिव होना चाहिए कि जितना मैं खर्चा करूं उतना मेरे पास फाइंडिंग भी हो, उतना मेरे पास रिसर्च में भी फायदा हो। रिजल्ट शुड बी presented in a format most useful for administrator, decision maker and community। देखो, स्टार्ट से मैंने आपको कहा था कि रिसर्च हम जो परफॉर्म करते हैं तो कम्युनिटी के लोगों को, पेशेंट वगैरह को केयर देने के लिए, उनको फ़ायदा देने के लिए। अब जो भी रिसर्च मैं परफॉर्म करता हूँ उसके लिए एक गाइडलाइन ये भी है कि उसका रिजल्ट जज अल्जर और क्लियर मैंने शो करना है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं या उस रिसर्च के बेस पे जो डिसीजन लेते हैं या जो कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो उनको अच्छे तरीके के साथ इजीली क्या कर सके, उनको रिजल्ट अप्लाई कर सके अपने प्रैक्टिस वगैरह पे। इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च अंडरटेकन शुड नॉट बी measure of the number of paper published but of its ability to influence policy, improve services and ultimately lead to better health। क्या है कि जब हम रिसर्च वर्क का एवेल्युएशन करते हैं किसी भी पर्सन का, तो हमें ये इस पर खुश नहीं होना चाहिए कि उसके कितने ज़्यादा आर्टिकल या रिसर्च पेपर हैं, बल्कि इस पे खुश होना चाहिए या इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि जो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास सर्विसेज जो उसने रिसर्च परफॉर्म किया, आया उस रिसर्च ने सर्विसेज को इम्प्रूव किया, उसने जो है पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया, वो जो है अल्टीमेटली वो हमारे एक बेटर हेल्थ को इम्प्रूव करता है या नहीं करता। तो इन चीज़ों को हमने क्या करना है, इन चीज़ों को हमने एवेलुएट करना है, स्टडी करना है। अब हमारे पास है कि वाई इज रिसर्च इम्पोर्टेंट टू द प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग, कि एक नर्सिंग प्रोफेशन के लिए रिसर्च क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों रिसर्च परफॉर्म करना चाहिए नर्सिंग में। Importance of research in nursing, an important tool for continual development of relevant body of knowledge in nursing। तो ये बात मैंने आपको स्टार्ट से भी बताई कि हमारे नर्सिंग के लिए एक relevant body of research होना चाहिए, और उस वजह से हम क्या करते हैं, हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं ताकि वो रिसर्च हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस को स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट गाइड करता रहे। रिसर्च जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम नर्सिंग investigation which help define the unique role of nursing as a profession। तो क्या है कि हमारे पास रिसर्च जो होता है तो वो नर्सिंग के लिए, नर्सिंग के इन्वेस्टिगेशन से या नर्सिंग स्किल्स वगैरह से डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पॉइंट आउट करता है, और क्या करता है, वो हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को यूनिक बनाता है, उस क्या कहते हैं उसको यूनिक बनाता है, और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को क्या करता है, गाइड करता है, सपोर्ट करता है स्टेप बाय स्टेप। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ नर्सेस टू देयर क्लाइंट इज डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन नर्सेस इनकॉर्पोरेट रिसर्च। क्या है कि देखो, हम पेशेंट की केयर के लिए अकाउंटेबल है, जिम्मेदार हैं, तो हम एक जिम्मेदारी के साथ तब केयर प्रोवाइड करेंगे कि जब हम
जो भी स्टेप्स या जो भी केयर प्रोवाइड करते हैं उसके बिहाइंड प्रॉपर रिसर्च हो, प्रॉपर रीजन हो। एविडेंस इनटू देयर क्लिनिकल डिसीजन, हम जो भी क्लिनिकल डिसीजन लेते हैं उसके बिहाइंड कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि ये स्टेप जो हम परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका ये मकसद है और ये इस मकसद की वजह से हमने ये स्टेप किया। जिस तरह में हमने आपको कहा ना कि बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए हम पोजीशन चेंज करते हैं, तो इसका मुझे एविडेंस होना चाहिए कि ये पोजीशन हम चेंज क्यों करते हैं, और ये एविडेंस हमारे पास है, ये क्लिनिकल रिसर्च या नर्सिंग रिसर्च से हमें मालूम होता है। रिसर्च फैसिलिटेट्स एवेल्युएशन ऑफ efficacy of nurses practice which may articulate their role in the delivery of health services। क्या है कि रिसर्च हमारे पास एक इवैल्यूएशन है, हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं ना इसकी एक इवैल्यूएशन है, इसकी एक टाइप एग्जामिनेशन है, इसको जज करना है कि आया हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं क्या ये सही केयर है और कम टाइम में ज़्यादा केयर मरीज को मिलता है या नहीं मिलता, और जो हेल्थ सर्विस हम डिलीवर करते हैं तो उसमें कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे वो बिल्कुल फिट है। तो ये क्या है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ रिसर्च से पता चल सकते हैं। रिसर्च इन्वॉल्व स्पायरलिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड कॉस्ट कंटेनमेंट प्रैक्टिस बीइंग इंस्टीट्यूटेड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज विद रिसर्च कॉस्टली ट्रायल एंड एरर। क्या होता है कि रिसर्च हमें ये बताता है कि एक प्रोसीजर में, एक प्रोसेस में कितना खर्चा आएगा। सही है कि इसको स्पेलिंग कॉस्ट इसको कहते हैं कि ज़्यादा खर्चा आएगा, कम आएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हम रिसर्च के थ्रू चेक करते हैं। इसके बाद क्या है कि विद रिसर्च कॉस्टली ट्रायल एंड एरर, रिसर्च में हम ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर भी करते हैं कि मतलब क्या होता है, ट्रायल एंड एरर किसे कहते हैं। हमारे पास एक पेशेंट बीमार है, अब मैंने उसको केयर देना है, उसको मेडिसिन देने हैं। हम क्या करते हैं, हमने उसको एक दफ़ा एक मेडिसिन देगा कि उसकी तरफ रिस्पांस क्या है, फिर उसके बाद दूसरा मेडिसिन या एक प्रोसीजर पे दूसरा प्रोसीजर। तो अगर हमारे पास, अगर हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, एरर होगा हमारे पास, तो एक टाइम आएगा कि वो क्या होगा, वो चीज़ सही से परफॉर्म होगी। तो रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में ट्रायल एंड एरर भी एक टाइप है जिसमें हम क्या डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च करते हैं और उसका रिजल्ट फाइंड करते हैं और देखते हैं कि आया वो चीज़ें उस पेशेंट में है या नहीं है। एंड इवन अनसेफ इंटरवेंशन आर अवॉइडेड, रिसर्च में ये भी पता चलता है कि वो इंटरवेंशन जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसका नुकसान है, तो उसको हमने क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। और लास्ट स्लाइड हमारे पास है कि रिसर्च आल्सो अनएबल नर्सेज टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर नर्सिंग सिचुएशन अबाउट विच लिटिल इज नोन। रिसर्च के थ्रू नर्सिस के बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाती है, उन चीज़ों का भी पता चल जाता है जो क्या होता है, जो हमारे जहन में, जो नर्सिस के जहन में होता ही नहीं। Assess the need for an intervention, रिसर्च के थ्रू हम ये भी चेक करते हैं कि आया हमारे पेशेंट को नर्सिंग इंटरवेंशन की ज़रूरत है या नहीं है। सही है। इसके बाद आइडेंटिफाई फैक्टर दैट मस्ट बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग नर्सिंग केयर। देखो इससे हमारे पास वो स्टेप्स आते हैं जिसको हमने क्या करना है, जो जिसके बेस पे हमने फिर नर्सिंग प्लानिंग वगैरह करनी है। सही है, मतलब ये है कि फैक्टर डेट मस्ट बी कंसिडर, कि हमारे पास उन फैक्टर का भी पता होना चाहिए जो इन चीज़ों में हमारे पास यूज हो। प्रिडिक्ट द प्रोबेबल आउटकम ऑफ सर्टन नर्सिंग डिसीजन, क्या होता है कि कुछ नर्सिंग के डिसीजन से हम प्रिडिक्ट भी करते हैं हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम होता है। कंट्रोल द अकरेंस ऑफ अनडिजायर्ड आउटकम, रिसर्च के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अनडिजायर्ड आउटकम होते हैं तो उसका यूज़ फिर हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिसर्च करते हैं और चेक करते हैं कि अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको फिर हमने स्टेप्स को चेंज करने हैं या उस प्रोसीजर को फुल चेंज करने। इसके बाद प्रोवाइड एडवाइस टू इन्हांस क्लाइंट हेल्थ, देखो जहाँ पे हमारे पास एडवाइस की ज़रूरत होती है, पेशेंट की काउंसलिंग होती है या और स्टाफ को जो है उसको टीच करना होता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसको एडवाइस प्रोवाइड करना है ताकि उसका हेल्थ क्या हो, इन्हांस हो, इम्प्रूव हो। इनिशिएट एक्टिविटी टू प्रोमोट
अप्रोप्रिएट क्लाइंट बिहेवियर। हमने ऐसे एक्टिविटीज को इनिशिएट करना है ताकि वो हमारे क्लाइंट के बिहेवियर को प्रोमोट कर सके। तो ये हमारे पास नर्सिंग रिसर्च का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट था। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।